हेलो बच्चों, पिछले टॉपिक में हमने कूलाम के नियम और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित कुछ आंकिक प्रश्न किए थे। आज के टॉपिक में हम कुछ और महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्नों को करेंगे, तो उनको समझने से पहले हम कुछ बेसिक बातों को समझ लेते हैं, जिससे आपको न्यूमेरिकल्स को करने में कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर कोई सदिश राशि क्षैतिज से थीटा कोण बनाती है, मान लेते हैं सदिश राशि f है, ये क्षैतिज से थीटा कोण बनाती है, तो इसको हम दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे। तो जहां से एंगल बनता है वहां पे कंपोनेंट आएगा f cos थीटा, इसको आप ध्यान रखिएगा, और इसके परपेंडिकुलर यानी इसके लंबवत जो होगा घटक होगा f sin थीटा। तो इन बेसिक बातों को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर दो सदिश राशियों के बीच का कोण थीटा, ये वेक्टर में पढ़ा था आपने, मान लेते हैं F1 और F2 के बीच का कोण थीटा है, इसका परिणामी बल F है। तो इस परिणामी बल F को इस सूत्र के द्वारा व्यक्त किया जाता था, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। ये बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट है। अगर दो सदिश राशियां समान दिशा में होती हैं तो उनको हम ऐड कर देते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होती है तो रिजल्टेंट निकालने के लिए, परिणामी निकालने के लिए अब सब्ट्रैक्ट यानी उनको हम घटा देते हैं। अगर इनके बीच का कोण थीटा है तो इसका परिणामी निकालने का तरीका ये होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव में परिमाण में बराबर और विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पे स्थित होते थे। इस निकाय को हम कहते थे वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात करते हैं तो इसका डायरेक्शन होता है ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। इसका सूत्र होता था P बराबर Q इंटू 2L। यहाँ पे 2L क्या है? दोनों विपरीत आवेशों के बीच की दूरी। ये पिछले टॉपिक्स में हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को रखते हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को रखते हैं, तो उस पर एक वैद्युत बल कार्य करता है। इस वैद्युत बल का जो परिमाण है वो इस सूत्र से दिया जा सकता है F बराबर Q। ये बेसिक फार्मूला है। तो इसका यूज हम आज जो टॉपिक्स पे न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें हम करेंगे। तो इस प्रश्न में दिया है कि तीन आवेश -Q प्लस 2Q माइनस Q समबाहु त्रिभुज के कोनों पर रखे हैं और इनके बीच की दूरी स्मॉल a मीटर है। तो पूरे समायोजन का एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमें ज्ञात करना है। तो ये हम एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा a मीटर है। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा a मीटर है और इस समबाहु त्रिभुज के तीनों कोनों पर यानी शीर्षों पर तीन आवेश रखे हैं। ये आवेश हमें दे रखे हैं। एक आवेश -Q है, मान लेते हैं यहां पर कोई -Q आवेश रखा है, प्लस 2Q, तो यहां पर हम कोई प्लस 2Q आवेश ले लेते हैं और तीसरा आवेश कितना है? -Q। इनके बीच की दूरी a है, तीनों के बीच की दूरी कितनी है? a। तो पूरे समायोजन का हमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। तो पूरे समायोजन का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करने के लिए हम मान लेते हैं, देखिए यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव देखते हैं कहाँ पे बन रहा है। तो ये -Q है और ये क्या है? प्लस 2Q। अगर यहाँ पे प्लस Q ले लें हम, प्लस Q चार्ज होता तो एक वैद्युत द्विध्रुव बन जाता। एक ये -Q है, यहाँ पर इसके लिए एक प्लस Q चार्ज होता तो हमें पास एक वैद्युत द्विध्रुव प्राप्त हो जाता। तो देखिए इस 2Q को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। मान लेते हैं -Q के साथ एक प्लस Q हमने ले लिया, तो एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये कार्य करेगा। इसका डायरेक्शन जो होता है ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। इसको हम नाम दे देते हैं P1। इसी प्रकार एक प्लस Q आवेश बचा, इस -Q और इस प्लस Q के कारण एक वैद्युत द्विध्रुव बन जाएगा और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होगी। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होगी। ये नाम दे दिया हमने P2। ये समबाहु त्रिभुज है तो इसका प्रत्येक कोण जो होगा 60 डिग्री का होगा। ये भी 60 डिग्री होगा और ये भी 60 डिग्री होगा और ये भी कितना होगा बेटा? 60 डिग्री।
ये कोण 60 डिग्री है, तो ये कोण भी कितना हो जाएगा बेटा 60 डिग्री। अपोजिट एंगल है तो ये कोण भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब पूरे समायोजन का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है, तो इसका परिणामी जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो इसके बीच में वर्क करेगा। तो ये हमारे पास डायग्राम बन गया। पूरे समायोजन का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना था, तो ये माइनस क्यू है, इसके लिए हमें वैद्युत द्विध्रुव बनने के लिए एक प्लस क्यू चाहिए। एक ये माइनस क्यू है, इसके वैद्युत द्विध्रुव बनने के लिए एक हमें प्लस क्यू चाहिए। ये 2 क्यू है, तो एक प्लस क्यू इसके साथ ले लिया हमने, तो ये वैद्युत द्विध्रुव बन गया। इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर ले ली हमने। एक माइनस क्यू यह है, एक प्लस क्यू यहाँ ले लिया, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा जो होगी ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। इनका परिणामी यहाँ बीच में वर्क करेगा, इनके बीच एंगल कितना बनेगा 60 डिग्री। ये 60 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब हम P1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो P1 की वैल्यू निकालते हैं भैया, फार्मूला होता है वैद्युत द्विध्रुव Q आवेश Q ले लेते हैं, बीच की दूरी। तो बीच की दूरी कितनी है बेटा a। यहाँ पर इन विपरीत आवेशों के बीच की दूरी कितनी है a। इसी प्रकार से हम P2 निकालते हैं, तो P2 की वैल्यू भी होगी आवेश Q इंटू बीच की दूरी कितना हो गया a। तो P1 भी QA आ गया, P2 भी कितना आ गया QA। अब हम इस परिणामी P की गणना करेंगे। तो अभी हमने सीखा था कि इन दोनों के बीच कोण 60 डिग्री है, परिणामी P निकालना है। तो P निकालने का तरीका होगा बेटा रूट में P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos 60 डिग्री। यहाँ पे एंगल कितना बनना है 60 डिग्री। एंगल कितना बनना है 60 डिग्री। इसको सॉल्व कर लेते हैं, बहुत आसान है। P1 इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर A स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी हो जाएगा Q स्क्वायर A स्क्वायर प्लस 2। P1 का मान QA है, P2 का मान भी QA है, इन दोनों की गुणा करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा Q स्क्वायर A स्क्वायर। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा बेटा रूट में Q स्क्वायर A स्क्वायर Q स्क्वायर A स्क्वायर Q स्क्वायर A स्क्वायर ये बचेगा। तो यहाँ से हो जाएगा बेटा 3Q स्क्वायर A स्क्वायर। अब Q स्क्वायर A स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएंगे, तो QA बाहर आ गया, कितना बचा √3। तो P बराबर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की यूनिट होती है कूलाम मीटर। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इस समायोजन का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमें प्राप्त हो गया P बराबर QA √3 कूलाम मीटर। तो बहुत आसान था, एक बार दोबारा से जल्दी समझ लेते हैं। ये एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं और प्रत्येक कोण कितना होता है 60 डिग्री का। यहाँ पर -Q प्लस 2Q और -Q आवेश इसके शीर्षों पर रखें। पूरे समायोजन का हमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालने के लिए वैद्युत द्विध्रुव हमें चाहिए। तो हमने यहाँ देखा कि -Q है, तो वैद्युत द्विध्रुव बनने के लिए एक हमें +Q चाहिए। तो यहाँ 2Q है, एक +Q हमने ले लिया। इसकी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होगी है ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, इसको एक नाम दे दिया P1। यहाँ पर एक Q बचा, तो इस -Q के साथ एक +Q ले लिया, तो ये वैद्युत द्विध्रुव बन जाएगा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होगी ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। क्लियर है। इनका परिणामी बीच में वर्क करेगा, ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा 60। तो परिणामी निकालने का तरीका आप जानते हैं, हमने P1 निकाल लिया, आवेश इंटू इनके बीच की दूरी कितनी है a। P2 निकाला, आवेश इंटू बीच की दूरी कितनी है बेटा a। तो P निकाल लिया परिणामी, तो इसका तरीका बताया था P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 V2 cos थीटा। ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। वैल्यू हमने पुट कर दी, तो हमारे पास यहां से रिजल्ट ये आ गया। क्लियर है। तो दिए गए प्रश्न में एक समबाहु त्रिभुज में केंद्रक O पर आवेश Q पर लगने वाले परिणामी बल की गणना करनी है। तो हमें एक डायग्राम दे रखा है, इसमें एक समबाहु त्रिभुज है, इसका केंद्रक O है, इस पर कोई आवेश Q रखा है और इसके प्रत्येक शीर्ष पर आवेश Q रखें। इसको नाम दे दिया Q1, Q2 और Q3। प्रत्येक आवेश का परिमाण कितना है Q है। अब हम विचार करते हैं कि इस आवेश Q पर कितने बल लगेंगे। तो एक आवेश Q1 के कारण इस पर बल लगेगा, ये धन आवेश है, तो इसके कारण बल की दिशा आवेश से दूर की ओर होगी, यानी इसके कारण इस पर जो बल लगेगा
उसका डायरेक्शन ये हो जाएगा। Q1 आवेश के कारण Q पर बल लग रहा है तो इसे एक नाम दे देते हैं बेटा F1। इसी तरह से आवेश Q2 के कारण Q पर बल लगेगा, ये भी धन आवेश है, तो बल की दिशा आवेश धक्का देने की दिशा में यानी आवेश से दूर की ओर होगी। तो ये यहाँ पर बल की दिशा जो होगी ये आवेश से दूर होगी, इसका भी नाम दे दिया हमने F2। क्लियर है। अब एक आवेश Q3 के कारण आवेश Q पर एक बल लगेगा, तो इसके कारण बल का हम नाम दे देते हैं F3। बल का हमने नाम दे दिया F3। अब इसकी गणना कर लेते हैं हम। F1, F2 और F3 तीनों बलों में आवेश समान है। यहाँ पे आवेश स्मॉल q है, कैपिटल Q है, इसमें भी आवेश स्मॉल q है, यहाँ पे क्या है कैपिटल Q। ये तीनों ही बल क्या होंगे, परिमाण में बराबर होंगे, बीच की दूरी भी समान है, आवेश भी समान है। तो हम बल निकाल लेते हैं। F1 बराबर F2 बराबर F3 बराबर कितना हो जाएगा बेटा, कांस्टेंट लगता था K, Q1, तो Q1 हो गया Q, Q2 कितना हो गया कैपिटल Q, बीच की दूरी का वर्ग, तो बीच की डिस्टेंस कितनी है r²। अब इस बल को कोई नया नाम दे देते हैं हम, इस बल को कोई नया नाम दे देते हैं हम। मान लीजिए इसको हमने कह दिया F, ये हम मान लेते हैं। तीनों बल जो है परिमाण में बराबर आ गए, इसका हमने नाम दे दिया F। क्लियर है। अब देखिएगा इन दोनों बलों का परिणामी बल यहां बीच में वर्क करेगा, तो इन दोनों बलों का परिणामी बल हम ज्ञात करेंगे। और समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है 60 डिग्री। तो ज्यामिति से ये जो कोण बनेगा बेटा, ये कोण बनेगा 120 डिग्री का, 120 डिग्री का ये कोण बनेगा। क्लियर है। अब यहां से F1, F2 और F3 का परिणामी बल यहां बीच में वर्क करेगा, इसको हम निकाल लेते हैं। तो इसको हम कोई नया नाम दे देंगे F', इसको हमने नाम दे दिया F'। तो परिणामी निकालने का तरीका आपको पता है। अब हम F' निकालते हैं, F2 तथा F3 का परिणामी बल। तो इसका परिणामी बल निकालते हैं बेटा, तो हमने नया नाम दिया F'। तो इसको निकालने का तरीका होता है रूट में F2 का स्क्वायर प्लस F3 का स्क्वायर प्लस 2 F2 F3 cos 120 डिग्री। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो F2 F3 तीनों जो है किसके बराबर है, F के। तो इसकी जगह हम F लिख सकते हैं, F स्क्वायर प्लस 2 F इंटू F cos 120 डिग्री। cos 120 का मान -1/2 होता है, ये आप जानते होंगे। cos 120 का मान कितना होता है बेटा, -1/2। तो इसको सॉल्व करते हैं रूट में, ये हो जाएगा F² प्लस F² कितना हो जाएगा 2F² प्लस 2 से 2 कट जाएगा और यहां पर ये माइनस है तो माइनस साइन आ जाएगा, माइनस का F²। तो यहां से हमारे पास आएगा रूट में F², यानी F' जो है किसके बराबर आ गया, F' जो है F के बराबर आ गया। अब देखिए F' और F1 ये विपरीत दिशा में है, तो Q पर लगने वाला जब हम परिणामी बल निकालेंगे तो ये विपरीत दिशा में है, तो ये क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। आवेश Q पर लगने वाला परिणामी बल, तो परिणामी बल लिखेंगे, कुछ नया नाम दे देते हैं, F" दे देते हैं। तो ये होगा बेटा F' माइनस का F1। F' का मान हमने सॉल्व किया, कितना आया F, और इस F1 की वैल्यू भी हमने सॉल्व की थी, कितनी आई F। तो F माइनस F कितना आ जाएगा, F' का मान कितना आ जाएगा बेटा 0। तो आवेश कैपिटल Q पर जो कि समबाहु त्रिभुज के केंद्रक पे रखा, इस पर लगने वाला परिणामी बल कितना आ गया, 0 आ गया। इसको एक बार जल्दी से समझ लेते हैं। एक समबाहु त्रिभुज है, इसके तीनों शीर्षों पर आवेश क्यों रखें,
इसका केंद्रक O है, यहाँ पर आवेश कैपिटल Q रखा है, इस पर लगने वाला हमें परिणामी बल ज्ञात करना है। तो हम देखते हैं इस पर कितने बल कार्य कर सकते हैं। इस Q1 के कारण इस पर एक बल F1 लगा, Q2 के कारण एक बल F2 लगा, Q3 के कारण एक बल F3 लगा। अब इस Q पर परिणामी बल निकालना है, तो ये दोनों बल के बीच का कोण कितना है, 120 डिग्री। मान लेते हैं इसका परिणामी कितना है बेटा, F डैश। तो हमने F1 F2 F3 की वैल्यू निकाल ली, ये आ गई, इसका हमने नाम दे दिया F। इन दोनों बलों का हमने परिणामी बल निकाला, तो इसको सॉल्व किया, ये कितना आ गया F डैश और F1 विपरीत दिशा में है तो ये घट जाएंगे। तो क्या आवेश कैपिटल Q पर लगने वाला परिणामी बल हमने निकाला, तो F डैश माइनस F1 बराबर F माइनस F, तो F डबल डैश कितना आ गया, 0। क्लियर है। तो इस नेक्स्ट प्रश्न में बेटा दिया है, एक छोटा गोला है, इसका भार दिया है, एक 50 सेंटीमीटर लंबे रेशम के धागे से, एक 50 सेंटीमीटर लंबा रेशम का धागा है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में लटकाया गया है। जब इस गोले पर कोई आवेश Q रख देते हैं तो वैद्युत क्षेत्र के कारण इस पर एक वैद्युत बल कार्य करेगा, जिसके कारण ये गोला ऊर्ध्वाधर से 30 डिग्री का कोण बनाता है। तब हमें इस वैद्युत क्षेत्र की प्रबलता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा है। मान लेते हैं ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है। जब एक समान वैद्युत क्षेत्र में गोले को रखते हैं तो ये ऊर्ध्वाधर से 30 डिग्री का कोण बनाता है। अब इस धन आवेश पर इस वैद्युत क्षेत्र के कारण एक वैद्युत बल कार्य करेगा। इसकी दिशा जो होती है क्षेत्र की दिशा में होती है, तो इस पर एक बल वैद्युत बल कार्य करेगा। ये हमने बल ले लिया F। अब यह धागा है, डोरी है, तो डोरी में हमेशा एक तनाव बल कार्य करता है। तो इस तनाव बल की दिशा जो होगी वो ये ले ली जाएगी। ये तनाव बल को हम T कह सकते हैं। डोरी से कोई चीज़ लटकाते हैं तो डोरी में क्या होगा, हमेशा एक तनाव बल कार्य करेगा। अब यहाँ से एंगल बेटा 30 डिग्री है, तो ये यहाँ से एंगल कितना बन जाएगा, 30 डिग्री। एकांतर कोण हो गया ये भी कोण कितना हो गया, 30 डिग्री का कोण बनेगा। अब हम इस T को दो कंपोनेंट में यानी दो घटकों में विभाजित कर सकते हैं। जहाँ से एंगल बनता है उसे हम कहते हैं cos थीटा, T cos थीटा, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा कंपोनेंट, T cos 30 डिग्री। और इसके लंबवत यानी यहाँ पर जो घटक लिया जाएगा वो होगा T sin 30 डिग्री। क्लियर है। एक बार चित्र को दोबारा समझ लेते हैं। एक छोटा गोला है, 50 सेंटीमीटर लंबे एक रेशम के धागे से लटकाया जाता है एक समान वैद्युत क्षेत्र में। जब हम इस गोले पर कोई आवेश Q रख देते हैं तो इस वैद्युत क्षेत्र के कारण इस पर एक बल कार्य करेगा। इस बल की दिशा इस क्षेत्र की दिशा में होगी, धनावेश है, तो धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है, ये बता चुके हैं आपको। तो इस पर एक वैद्युत बल कार्य इस दिशा में कार्य कर रहा है। डोरी से हमने इसको लटकाया है तो इस पर एक तनाव बल कार्य करेगा। ये यहाँ से एंगल 30 डिग्री है तो यहाँ से एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। इसको हम दो घटकों में विभाजित कर सकते हैं। यहाँ से कंपोनेंट आ जाएगा T cos 30 और यहाँ कंपोनेंट आ जाएगा T sin 30। तो इसे हमने दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया। अब ये जो गोला है इसका कुछ भार होगा, तो भार हमेशा नीचे की ओर कार्य करता है, तो इसका भार जो होगा वो नीचे की ओर कार्य करेगा, ये हो जाएगा mg। तो ये डायग्राम है, ये आप समझ गए होंगे। अब जो वैल्यू गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर गोले का भार दे रखा है, तो गोले का भार होता है mg। गोले का भार को हम क्या लिख सकते हैं, गोले का भार, यानी हमें mg की वैल्यू दे रखी है 5 × 10⁻³ न्यूटन। ये वैल्यू हमें गिवन है। क्लियर है। आवेश Q का मान दे रखा है, आवेश Q का मान 6 × 10⁻⁹ कूलम। हमें यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की प्रबलता यानी वैद्युत क्षेत्र E की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब हम देखते हैं संतुलन की अवस्था में। संतुलन की अवस्था में, तो संतुलन की अवस्था में क्या होगा, ये बल F जो है वो T sin 30 डिग्री को बैलेंस करेगा, यानी हमारे पास आ जाएगा F बराबर T sin 30 डिग्री।
ये इक्वेशन 1 बन जाएगी। और ये t cos 30 जो है ये mg को बैलेंस करेगा, तो mg बराबर t cos 30 डिग्री। ये इक्वेशन हमारे पास 2 हो जाएगी। यहां से हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2। तो यहां से हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा बेटा, F अपॉन mg इक्वल्स टू, यहां से आ जाएगा बेटा t से t साइन 30 अपॉन t cos 30। तो यहां t से t कट जाएगा, साइन अपॉन कॉस कितना हो जाएगा 10, ये हमारे पास आ गया tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री आ गया। अब इस f का मान होता है QE, इस f की जगह हम लिख सकते हैं QE अपॉन mg। tan 30 डिग्री की वैल्यू लगा सकते हैं, तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1 अपॉन रूट 3। यहां से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा QE रूट 3 बराबर mg। यहां से E की वैल्यू निकालनी है, तो mg अपॉन, ये मल्टीपल में है डिवाइड में चला जाएगा, Q रूट 3। ये बेटा अब mg का मान रख देते हैं। mg का मान कितना है 5 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन Q की वैल्यू है 6 इंटू 10 की पावर -9। अब यहां नीचे रूट 3 है, तो ऊपर नीचे रूट 3 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। रूट हटाने के लिए आप जानते हैं नीचे संख्या में रूट है, तो इसे हटाने के लिए हमने ऊपर रूट 3 से गुणा किया, नीचे भी रूट 3 से गुणा कर देंगे, तो हमारे पास क्या मिलेगा, तो यहां से हमें मिलेगा बेटा 5 रूट 3 की वैल्यू लगाते हैं 1.732 इंटू -9 है, इसको ऊपर ले जाएंगे प्लस का 9 हो जाएगा, तो यहां पावर बचेगी 10 की पावर 6 अपॉन में हमारे पास आ जाएगा रूट 3 इंटू रूट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, और 3 6 जा कितना हो जाएगा 18। 3 6 जा यहां से कितना आ गया हमारे पास 18। पावर को हम पहले ऊपर ले जा चुके हैं, अब कैलकुलेशन करने के लिए इसको रब कर लेते हैं। तो यहां से देखिएगा, इससे इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा, तो ये आ जाएगा 8.660 अपॉन 18 इंटू 10 की पावर 6। अब यहां से इसमें हम डिवाइड कर देंगे, तो यहां से अगर बेटा डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.48 इंटू 10 की पावर 6। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो इसका मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम। डायग्राम को एक बार दोबारा समझ लेते हैं। एक छोटा गोला है जिसका भार दे रखा 50 सेंटीमीटर लंबे रेशम के धागे से एक समान वैद्युत क्षेत्र में लटकाया गया। तो कोई गोला है रेशम के धागे से लटकाया गया, जब इस पर हम आवेश क्यों रखते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र के कारण इस पर एक वैद्युत बल कार्य करेगा, जिसके कारण ये ऊर्ध्वाधर से 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो इस बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है। अब डोरी में एक तनाव बल कार्य करेगा, यहाँ 30 डिग्री का कोण है तो यहाँ भी 30 डिग्री का कोण बनेगा। इसे हम दो कंपोनेंट में डिवाइड कर देते हैं। जहाँ से एंगल बनता है वहाँ पे कॉस लगा दिया, और यहाँ पे इसके अपोजिट यानी परपेंडिकुलर t साइन 30 हो गया। इसका भार नीचे की ओर कार्य करेगा। संतुलन की अवस्था में ये जो F होगा वो इसको बैलेंस करेगा, और t cos 30 जो होगा वो mg को बैलेंस कर लेगा। दोनों को हमने डिवाइड कर लिया, तो यहाँ से ये वैल्यू आ गई। E का मान निकालना था, ये डिवाइड में चला गया। रूट हटाने के लिए ऊपर नीचे हमने रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। रूट 3 इंटू रूट 3 कितना हो जाएगा बेटा 3, तो 3 6 कितना हो जाएगा 18। -9 को ऊपर ले गए तो ये 9 में से 3 गया, कितना बचा प्लस का 6। इसकी मल्टीप्लाई हमने कर ली, यहाँ से डिवाइड कर लिया, तो ये हमारे पास फाइनली आंसर आ गया। ठीक है,
तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पिछला वीडियो भी ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें हमने कुछ फार्मूले और ट्रिक्स बताई हैं जिससे आपको ये सारे कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।